हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज CRE 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये जो CRE 2025 का नोटिफिकेशन आया है, इसमें फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है बिकॉज लगभग 320 का पोस्ट नोटिफाइड हुआ है। तो ये 320 एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलीज़ होना ये बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। तो ये जो 320 पोस्ट आया है, इसको आपको अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन CRE का एक सबसे बड़ा क्रूशियल स्टेज होता है कि ये जो नोटिफिकेशन पब्लिश्ड होता है उसका मतलब लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम हो जाता है। तो बहुत सारा एस्पिरेंट का यही सबसे बड़ा डर रहता है कि इतना जल्दी एडवर्टीज़मेंट आ जाता है, फिर इतना जल्दी जल्दी क्या है ना एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। तो इसमें हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे और इसको कैसे कवर अप करेंगे, तो वही बात को लेके आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, मैंने पिछले एक CRE का एक शॉर्ट डिस्कशन का एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने यही बोला था कि CRE उस बंदे के लिए है या उस कैंडिडेट के लिए है जिसने ऑलरेडी पता है, जिसको कि फार्मासिस्ट एग्ज़ाम कैसे होता है, कहाँ से पढ़ना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, व्हाट इज़ द सिलेबस, ओके, व्हाट इज़ द मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जिसको सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता है, उसके लिए CRE बेस्ट है। अदरवाइज जो एकदम ज़ीरो लेवल से शुरू करने जा रहा है उसके लिए CRE थोड़ा डिफ़िकल्ट या बहुत स्ट्रगलिंग हो सकता है बिकॉज ओनली 41 डेज हम लोगों के पास है। तो ये 40 डेज़ या 41 डेज़ जो बचा हुआ है, इसमें अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो ओनली रिवीजन ही हो पाएगा। क्योंकि अगर कोई भी एक फ्रेश स्टूडेंट इसको स्टार्ट करेंगे तो वो ख़त्म नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए रिवीजन करने के लिए ये टाइम बहुत बेहतर है, ठीक है। तो आज हम लोग ये रिवीजन स्ट्रेटेजी के लिए पूरा डिस्कस करेंगे कि ये जो फार्मासिस्ट का पोस्ट आया है 25 अगस्त और 26 अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम का कैसे हम लोग रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करने के लिए भी एक प्रॉपर शेड्यूल और एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। जो शेड्यूल और स्ट्रेटेजी हिसाब से आप पूरा सब्जेक्ट को कवर अप कर पाएंगे। क्योंकि जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होता है इसमें कोई पैटर्न नहीं रहता है, ये पैटर्नलेस एग्ज़ाम, आपको पता नहीं है कि कहाँ से कितना नंबर का मतलब क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो, आपको एक ऑल्टरनेटिवली एक क्या है ना शेड्यूल बनाना होगा, एक डिसिप्लिन बनाना होगा, जिस शेड्यूल और डिसिप्लिन को मेंटेन करके आप आपका सिलेबस को ख़त्म कर पाएंगे। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम लोग आज रिवीजन स्ट्रेटेजी को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम मेरा हैंड राइटिंग मतलब ओन हैंड राइटिंग में पूरा बनाया हूँ। तो अगर किसी में भी कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, एकदम ऊपर में हेडलाइन में लिखा है कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर CRE 2025 फार्मासिस्ट रिविजन। ओके, मीन्स ये ओनली रिविजन स्ट्रेटेजी, नॉट जीरो लेवल, क्योंकि ओनली 14 डेज बाकी है एग्ज़ाम का। देखिए, कोई ऐसा कैंडिडेट है जो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, जिसका और कोई मतलब ऑफिस वगैरह या कोई स्कूल या कॉलेज वगैरह कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका नहीं है, लेकिन वो खुद सिर्फ पढ़ाई में प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए ये टाइम बहुत ही यूटिलाइजेबल हो सकता है। लेकिन जो ऑलरेडी कोई जॉब में है या कोई जगह में ऑलरेडी एंगेज्ड है, उसके लिए थोड़ा पढ़ाई का जो टाइम है वो टाइम को थोड़ा सा मेंटेन करना होगा, अदरवाइज़ वो टाइम नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए एक आइडियल मैं रूटीन शेड्यूल मैं बनाया हूँ, एक मॉर्निंग सेशन और एक इवनिंग सेशन। तो आप लोग ठीक से देखेंगे तो आपको ठीक से पता चल जाएगा। देखिए, मॉर्निंग में आपको एम या टारगेट रखना है कि एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटा पढ़ना होगा। तो मॉर्निंग और इवनिंग जो दो सेशन है, ये 2 सेशन में क्या है ना, मैं मॉर्निंग में 2.5 घंटा और इवनिंग में भी लमसम 2.5 घंटा आपको टाइम देना होगा। मतलब आपको पर डे एटलीस्ट 5 आवर्स टाइम देना है। ऐसा मतलब ये नहीं कि 5 आवर्स ही पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा या 5 आवर्स से कम पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक होता है कि पीरियोडिक टेबल वाइज की कितना टाइम लग सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये बनाया हुआ है। तो जो भी हो, तो देखिए, फास्ट है कि हम लोग डे को डिवाइड कर लिए हैं, ठीक है। पहले क्या है ना, डे 1 to डे 15, मतलब पहला 15 दिन में हम क्या करेंगे, पहला 15 दिन में हम मेरा टारगेट फिक्स करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट में जाऊंगा। तो देखिए, पहला जो 15 डेज का शेड्यूल है वो उसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। पहले क्या है ना, माइनर सब्जेक्ट। वाई?
क्यों हम लोग माइनर सब्जेक्ट को पहले पढ़ेंगे? क्योंकि माइनर क्या है ना, छोटा छोटा सिलेबस होता है, लेकिन वो अगर ख़त्म हो जाता है तो हम लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, चलो ठीक है भाई मेरा एक सब्जेक्ट ख़त्म हो गया। लेकिन पहले ही तुम अगर मेजर सब्जेक्ट में घुस जाओगे तो उसमें क्या होता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ना ख़त्म होने में टाइम लगता है, और जब ख़त्म होने में टाइम लगेगा और एग्ज़ाम बहुत जल्दी पास आ जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, थोड़ा डर लगेगा या कॉन्फिडेंस भी गिर सकता है। उसीलिए जो छोटा छोटा सब्जेक्ट होता है उसको पहले ख़त्म करो। उसीलिए माइनर सब्जेक्ट को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है। तो माइनर सब्जेक्ट जो है, देखिए इधर माइनर सब्जेक्ट, ओके, ये माइनर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है ना, बायोकेम मीन्स बायोकेमिस्ट्री, जूरिस्प्रूडेंस, HCP एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये अकॉर्डिंग टू डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस के हिसाब से बना हुआ है। HCP मतलब हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, ओके, एंड एज वेल एज माइक्रोबायोलॉजी ऑल्सो, बिकॉज HCP का जो बुक होता है उसमें माइक्रोबायोलॉजी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। देन आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, देन बायोफार्मास्यूटिक्स। ये जो सब्जेक्ट है ये सब माइनर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये माइनर सब्जेक्ट को आपको ख्याल रखना होगा कि मुझे 15 डेज के अंदर ये पूरा माइनर सब्जेक्ट को कवर करना है, ओके। ये होगा आपका मॉर्निंग सेशन। फिर क्या है ना, इवनिंग सेशन। इवनिंग सेशन में क्या करेंगे, 20 नंबर्स का क्या आता है ना, जनरल एप्टीट्यूड, उसमें मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, और जीके रहता है, और कंप्यूटर। पिछले साल कंप्यूटर बोल के इंग्लिश आया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार भी इंग्लिश आएगा, कंप्यूटर भी आ सकता है, उसीलिए कंप्यूटर को पढ़ना मैंडेटरी है। तो इवनिंग में अगर इवनिंग सेशन आप देखेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि देखिए फर्स्ट 1 आवर 30 मिनट्स में जीके एंड कंप्यूटर। तो जीके एंड कंप्यूटर में क्या है ना, देखिए जीके एंड कंप्यूटर, तो जीके एंड कंप्यूटर में तो जीके में क्या क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके को आप लोग ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है। तो स्टैटिक जीके जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। एम्स करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और उसमें क्या है ना, मैक्सिमम स्पोर्ट्स वगैरह वो, और जो भी हाईलाइटेड टॉपिक है, जैसे कि डिफेंस में कोई अगर कुछ हाईलाइटेड कुछ हुआ है, हाँ, या कुछ मिशन वगैरह कुछ हुआ है, तो उसको आपको पॉइंट नोट डाउन करके थोड़ा सा आपको देख के जाना है, ठीक है। तो ये इसको आप कैसे कवर करेंगे ना, करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग क्या है ना, मंथली वाइज करंट अफेयर्स का एक क्या है ना स्ट्रेटेजी, या मंथली वाइज क्या है ना पूरा नोट डाउन करके रखिएगा, या नहीं तो हर मंथ का जो करंट अफेयर्स कोई भी वीडियो में अपलोड है उसको सिर्फ क्या है ना देखना है। अगर देखते रहेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा। तो पढ़ने से बेहतर है कि आपको सुनने में करंट अफेयर्स जल्दी जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। तो ये गया है क्या जीके। देन है क्या कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या है ना बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है एम्स में, ठीक है। जैसे कि 1 MB इक्वल टू कितना KB, ठीक है। 1 GB इक्वल टू कितना MB, GB सॉरी, तो 1 GB इक्वल टू कितना MB, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो नॉट ओनली ये सब, वो कंप्यूटर का जनरेशन भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा जनरेशन कब लॉन्च हुआ है, हाँ। तो ये सब पढ़ने के लिए आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। जैसे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर कौन सा जनरेशन में डेवलप्ड हुआ है, फर्स्ट जनरेशन क्या था, सेकंड क्या था, थर्ड क्या था, फोर्थ क्या था, ये सब, ठीक है। उनका फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था, तो सब कुछ ये सब इसमें है। देन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा डिवाइस इनपुट होता है, कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है, ये सब इधर है। देन आता है क्या मेमोरी। मेमोरी मतलब वही है सेकेंडरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, इसमें सब है कंप्यूटर में। और लास्ट में एब्रीविएशन, ओके। तो एब्रीविएशन क्या है, एब्रीविएशन है क्या, जैसे कि CD फुल फॉर्म क्या है, CPU का फुल फॉर्म क्या है, ये सब फुल फॉर्म क्या है ना कंप्यूटर से पूछा जाता है, ओके। अब आ रहा है MCQ प्रैक्टिस। तो ये MCQ प्रैक्टिस में हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी मैं 15 दिन में ऑलरेडी सब्जेक्ट को पढ़ाई कर रहा हूँ फर्स्ट शेड्यूल में, उस शेड्यूल के हिसाब से, जैसे कि आज मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज ए माइनर सब्जेक्ट मैं पढ़ लिया, मतलब आधा पढ़ लिया या 1/3 पढ़ाई हो गया मेरा। तो
तो उसी हिसाब से क्या है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें क्या है ना कोई एक रेफरेंस बुक आपको देखना होगा, कोई स्टैंडर्ड बुक, उस स्टैंडर्ड और रेफरेंस बुक के हिसाब से आपको क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो ये सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट आप इस 15 दिन में पढ़ रहे हो उसी सब्जेक्ट का एमसीक्यू इस 15 दिन में क्या है ना रात को आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, अगर आपको कोई पोर्शन अगर छूट जा रहा है तो आपको फिर दोबारा आप रिविज़न कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ओके फाइन। देन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट शेड्यूल कब से कब शुरू होगा? नेक्स्ट शेड्यूल है क्या, डे 16 टू डे 20। ओके, तो 16 से 20 नंबर जो डे है, तो उसी दिन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ये है मॉडरेट सब्जेक्ट, मतलब ना माइनर ना मेजर, मेजर से थोड़ा कम हल्का है और माइनर से थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। उसी सब्जेक्ट को कहता है मॉडरेट सब्जेक्ट। तो मॉडरेट सब्जेक्ट में 2 टॉपिक आता है, मतलब 2 सब्जेक्ट आता है। एक है फार्माकोग्नोसी, देन सेकेंड फार्म एनालिसिस या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये जो सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, इसमें क्या है ना आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है। तो आपको क्या है ना जो जगह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, जस्ट लाइक एल्कालॉइड, ग्लाइकोसाइड और इंट्रोडक्शन पार्ट में स्टोमाटल इंडेक्स क्या है, ठीक है, और पैलिसेड रेशियो क्या है, ये सब क्वेश्चन आता है। टाइप ऑफ स्टोमाटा से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ट्राइकोम्स से क्वेश्चन आता है। ये सब चीज़ आपको देख के जाना है, ठीक है। और फार्म एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसमें से आपको क्रोमाटोग्राफी कवर करना है, एनएमआर, आईआर, ओके। और जो भी सब आपका जो भी मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी का अंदर जो भी आता है आपको देख के जाना है, ठीक है। क्रोमाटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्म एनालिसिस, ओके। देन ये हुआ है क्या मेरा मॉर्निंग सेशन। मॉर्निंग सेशन में हम लोग ये सब कवर करेंगे। देन नेक्स्ट सेशन क्या है ना, इवनिंग सेशन। तो इस इवनिंग सेशन में जैसे मैं पिछले 15 दिन में किया था कि जीके कंप्यूटर और एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक यही मतलब नेक्स्ट शेड्यूल में क्या है ना मैथ और रीजनिंग करूँगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग भी आएगा क्वेश्चन। तो अगर मैथ रीजनिंग का हम अगर छोड़ देंगे तो उसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। उसलिए मैथ और रीजनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो मैथ में क्या देखना है, मैथ में बेसिकली एरिथमेटिक देखना है, ठीक है। ज़्यादा एडवांस मैथ देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें एकदम बेसिक लेवल का एरिथमेटिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड्स, टाइम एंड डिस्टेंस, यही सब टॉपिक से मैथ का क्वेश्चन कवर हो जाता है, ठीक है। और क्या है ना रीजनिंग क्या है ना जो मैंने इधर मेंशन किया ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी थोड़ा थोड़ा आ सकता है, लेकिन ये इसमें से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। जैसे कि देखिए आप नंबर एंड लेटर सीरीज, ओके, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डिडक्शन टेस्ट, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, वेन डायग्राम, ओके। ये मैथ रीजनिंग का प्रोसेस मतलब पोर्शन, ठीक है। तो रीजनिंग ऐसे आप डे 16 टू डे 20 तक पढ़ते रहेंगे। फिर क्या है ना एमसीक्यू प्रैक्टिस मतलब 1.5 घंटा मैथ या रीजनिंग आप प्रैक्टिस कर लिए हैं। फिर क्या है ना 1 घंटा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना होगा। कौन सा सब्जेक्ट का एमसीक्यू? फार्माकोग्नोसी एंड फार्म एनालिसिस, जो आपने मॉर्निंग में पढ़ाई किया उसी सब्जेक्ट का क्या है ना एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, तब आपका प्रिपरेशन एकदम फुलफिल कंप्लीट होगा, ओके। अब आ रहा है डे 21 टू 35, ओके। इस डे 1 टू 35 में 21 टू 35 में जो मेजर सब्जेक्ट आता है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। मेजर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी। व्हाट इज फार्मास्यूटिक्स? फार्मास्यूटिक्स में जो डिप्लोमा वाइज जो सिलेबस है फार्मास्यूटिक्स 1 एंड फार्मास्यूटिक्स 2, उसी सिलेबस को सिर्फ देख के जाना है, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल्स देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिक्स 1 देखना है और फार्माकोलॉजी देखना है। ये फार्मास्यूटिक्स 1 एंड फार्माकोलॉजी को आपको अच्छी तरीके से क्या है ना जो टाइमिंग है 21 डेज टू 35 मतलब लगभग 2 सप्ताह या 2 वीक्स। इस 2 वीक्स में क्या है ना आपको धीरे धीरे क्या है ना मेजर सब्जेक्ट को आराम से कंप्लीट करना है, ठीक है।
तो आपको ऐसा लगेगा कि फार्माकोलॉजी तो बहुत बड़ा यूनिट है, इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो फार्माकोलॉजी का जो यूनिट है इसमें आपको इंपॉर्टेंट यूनिट को चूज़ करना होगा कि उसको हम पहले ख़त्म करेंगे। जैसे क्या है, जनरल फार्माकोलॉजी, एएनएस, कार्डियोवास्कुलर, ऑटोकॉइड्स, ओके, और ब्लड एंड एंटी डायबिटिक मीन्स हार्मोनल जो मतलब ड्रग एक्टिंग ऑन हार्मोन्स, ओके। तो ये सब जो यूनिट है, ये सब यूनिट को आपको पहले ख़त्म करना है। बाकी अगर टाइम रहेगा तो दूसरा चैप्टर देख लेना, नहीं रहेगा तो यही देख के चला जाना, ठीक है। तो सियोटिक सर्कोलॉजी आपको ऐसे ही कवर करना है। फिर क्या है ना, मैथ रीजनिंग आपको कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि ना मैथ और रीजनिंग थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। उसीलिए ये 35 डेज तक आपको मैथ रीजनिंग क्या है ना इवनिंग सेशन में पूरा प्रैक्टिस करना होगा। तो मैथ रीजनिंग हो जाने के बाद फिर आप मॉक टेस्ट देना शुरू करिएगा। मतलब डे 21 से आपको मॉक टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट मतलब जो आपने ओवरऑल पढ़ाई किया उसके ऊपर क्या है ना एक पेपर सेट रहेगा, उस पेपर में आपको क्या है ना एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम दे के आपको स्कोर कितना हो रहा है वो आपको जांच करना होगा। अगर आप स्कोर को नहीं देखेंगे तो आप कट ऑफ कितना जाएगा या कट ऑफ आप क्लियर कर पाएंगे कि नहीं, ये आपको क्या है ना एक्यूरेसी लेवल नहीं आएगा। तो एक्यूरेसी लेवल लाने के लिए क्या है ना आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब आप 21 डेज में आ जाएंगे तब क्या है ना आपको लगभग मैक्सिमम सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो इस टाइम अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपका स्कोर इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो उसीलिए 21 डेज से क्या है ना आप मॉक टेस्ट देना शुरू करिएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट देते देते आपका जिस जगह से देखिएगा कि आपका स्कोर डाउन हो रहा है, किस लिए हो रहा है, सेल्फ एनालिसिस करके उसी जगह को आप तुरंत क्या है ना रीडिविज़न करिए, ठीक है। तो ये हो गया डे 35 तक। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट 5 डेज, ओके। तो लास्ट 5 डेज में क्या करना है, लास्ट 5 डेज में क्या है ना कुछ नहीं, आप 5 डेज को रिजर्व डे हिसाब से रखिएगा। तो इस रिजर्व डे में क्या है ना, जो भी आपने 35 डेज तक पढ़ाई किए हैं, ये 35 डेज तक जो पढ़ाई आपने किया उसका कुछ भी ऐसा जगह होगा जिसमें आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस माइनर है, लेकिन क्या है ना इसको आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले एटलीस्ट देखना होगा। नहीं तो आपको कुछ कुछ एक्ट है या कुछ कुछ फॉर्म नंबर है या शेड्यूल है जो आपने भूल जाते हैं बार बार, तो उसको क्या है ना एक बार रिमाइंड करके देखना होगा। तो ये 5 दिन जो रिजर्व डे रखा हुआ है, इस रिजर्व डे में आपको खुद को क्या है ना फाइंड आउट करना होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है या हर सब्जेक्ट से आपको कौन कौन पोर्सन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है या हार्ड लगता है, उसी को फाइंड आउट करके आपको ये रिकवर करना होगा। तो ये 5 डेज जो लास्ट है ये आपका रिकवरिंग डे है। तो इस रिकवरिंग करने के बाद आपका क्या है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा एंड आप फाइनली जो फाइनल एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। तो यही है हम मतलब पूरा आप लोगों का स्ट्रैटेजी, मतलब रिवीजन का स्ट्रैटेजी। तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर इसी स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करेंगे तो आपका पूरा होल सिलेबस जो पर्टिकुलर जो सिलेबस है वो 90% आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो रिवीजन जो जितना बेहतर कर पाता है उसका स्कोर उतना ही अच्छा होता है। तो ये बात याद रखिएगा। इस 40 डेज़ में आपको कुछ भी नया पढ़ना नहीं है, ठीक से जो भी आप पहले से पढ़ाई किए हैं उसको ठीक से क्या है ना रिवीजन करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।